तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी, या जिसको हम एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी भी कहते हैं या फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं। एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है, इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है और टोटल कितना स्पेस हमारे पास दिया हुआ है। इन सॉलिड्स हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि सॉलिड्स में जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट जो है वो यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, चाहे वो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, जो भी है। तो उसमें हमारे पास अब पार्टिकल्स जो है पूरे पूरे यूनिट सेल में तो नहीं होता है हर जगह। तो वो कहाँ पे होता है, या तो कॉर्नर्स पे है, या फेसेस पे है, या सेंटर में है। तो उन पार्टिकल्स ने, आयंस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, वो रेशो, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारे पास यूनिट सेल है उसका कितना हमारे पास एरिया कितना है या फिर वॉल्यूम कितना है, वो देखे चलेंगे। ठीक है, अगर हम हमारे पास जो एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी है, ये हमारे पास 3 टाइप की आती है, 1D को लेके, 2D को लेके और 3D को लेके। तो आगे हम देखते हैं ये 1D, 2D और 3D का क्या सिस्टम है। तो सिंपल सेंस में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को मैंने शॉर्टली डिनोट किया एपीएफ से। तो ऑक्यूपाइड स्पेस आपके पास कितनी आ रही है और टोटल स्पेस जो है कितनी है हमारे पास, ये हमारा सिंपल सेंस में हम समझेंगे। 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, 1D, 2D, 3D। अगर हम कहेंगे कि एक लाइन पे हमारे पास एटम्स या पार्टिकल्स हैं, तो हम सिर्फ उस लाइन को लेके कितना टोटल वॉल्यूम या कितना टोटल एरिया ऑक्यूपाइड है उस लाइन का, टोटल कितनी लेंथ है उस लाइन की, और उस लाइन में जो हमारे पास स्फेयर्स या पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को हम एज ए स्फेयर लेके चलते हैं, तो वो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, उन दो चीज़ों का रेशियो लेके हमारे पास 1D में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आता है। फिर उसके बाद अगर हम कोई प्लेन पेज पे लेके हम बात कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास यूनिट सेल में सरफेस आती है, ठीक है, फेसेस आते हैं। फेसेस में हम कहते हैं कि मिलर इंडाइसिस के थ्रू हमें एक प्लेन को हम स्टडी करते हैं। तो वो प्लेन जब हम देखते हैं कि कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं हमारे एक्सिस को, तो उन प्लेन्स पे जितने हमारे पार्टिकल्स आएंगे, एटम्स आएंगे, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और टोटल जो हमारे पास यूनिट सेल दिया हुआ है उस पे जो प्लेन है, टोटल उस प्लेन का स्पेस कितना है। ठीक है, जब हम 2D की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें एरिया हेल्प करता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में। लेकिन जब हमारे पास 3D में हमारे पास बात हो रही होती है, तो 3D में हम पूरे यूनिट सेल को कंसिडर करते हैं। तो उस टाइम पे जब भी हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो तब हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या इसमें हमें हेल्प करेगा लेंथ की, लेंथ कितनी है लाइन की, तो उसकी हेल्प से हम निकालेंगे एपीएफ। यहाँ पे एरिया हेल्प करेगा हमको एपीएफ निकालने में, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि दो पार्टिकल्स के बीच जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, लाइन वेक्टर बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1D के लिए हम लाइन वेक्टर को कंसिडर करते हैं, 2D को लेके हम मिलर इंडाइसिस एच के एल को कंसिडर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमें प्लेन शो करेंगे, वो आपको सिंपल मिलर इंडाइसिस देंगे और बताएंगे कि बताओ जी एपीएफ क्या है आपके पास। उसके बाद आपके पास एक यूनिट सेल बताया होगा, जैसे एफसीसी है, बीसीसी है, एससीसी है, वैसे करके तो बताएंगे आपको एटीएफ बताओ। तो आपको क्या करना है, तीनों के लिए आपके पास अलग अलग फार्मूले आएंगे। तो हम बात करते हैं 1D एपीएफ की। उस टाइम हमारे पास फार्मूला आता है रहो मल्टीप्लाइड बाई 2R। ये 2R क्या है, 2R हमारे पास लेंथ है उस लाइन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि इसमें हमें हेल्प क्या करती है, लेंथ कितनी है वो। ठीक है, तो ये आपका अगर यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है। तो इनको जब आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो इस लाइन वेक्टर की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पता करेंगे। इसके लिए आपको लगता है
लीनियर डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक लीनियर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। तो एटॉमिक लीनियर डेंसिटी का फार्मूला आपके पास है नंबर ऑफ एटम्स अलोंग द वेक्टर, ऑफ वेक्टर की जगह लाइन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अलोंग द वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर और लाइन। ठीक है, तो इस ये आपके पास यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है या सिंपल यूनिट सेल आपके पास दिया हुआ है। तो आपके पास मैंने फार्मूला लीनियर वेक्टर को बता दिया, लीनियर एटॉमिक डेंसिटी का बता दिया, कितना है, नंबर ऑफ एटम्स अलोंग द वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर या फिर लेंथ ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस इतने से पोर्शन को यहाँ पे अलग करके शो किया। ये आपकी ब्राउन लाइन जो है ये आपकी एज लेंथ है, जिसको हम बताते हैं कि ए है, और ये आपका जो पार्टिकल को हम एज ए सफेयर मान के चलते हैं, तो ये आपका पार्टिकल जो है वो आधा ही आ रहा है इस एज लेंथ पे। ठीक है, अगर हम आर को रेडियस मानते चलते हैं तो दो पार्टिकल्स का आर आ रहा है, एक आर इसका एक आर इसका, तो आपके पास ए किसके बराबर आ रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई, लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं। ये जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो ये थोड़ी सी स्पेस दिखेगी, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ए के बराबर 2r को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके पास बताऊंगी नंबर। अच्छा, हमारे पास कितना है, दो एटम्स हैं हमारे पास, दो एटम्स हैं और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, जितनी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर सरफेस पे है तो वो सरफेस पे 1/2 करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोच के चलिए कि इसकी हाफ सरफेस कट रही है दूसरे वाले को लेके, इसकी भी हाफ सरफेस कट रही है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आधा आधा, तो दो एटम्स 1/2 करके कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वेक्टर इज यहाँ पे ए गिव्स अस 2 कैंसल्स 2 1/a, तो आपके पास लीनियर एटॉमिक डेंसिटी आई 1/a। तो आपके पास फार्मूला है एपीएफ इज इक्वल टू लीनियर एटॉमिक डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2r। लीनियर एटॉमिक डेंसिटी आपके पास 1/a है मल्टीप्लाइड बाई 2r। देखिए हम जानते हैं ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल है एससीसी के लिए आपके पास जो a होता है वो होता है 2r के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, अब आप 1/a की जगह पे 1/2r लिखेंगे, तो वो 2r इस 2r को कैंसिल करेगा, इसलिए आपके पास जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। अब अगर आप इसको परसेंटेज में पता करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो परसेंटेज में कितना आएगा, 100%। अगर आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 1 0, कोऑर्डिनेट्स हैं ये 1 1 0, तो आपको बताएंगे फाइंड करो एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी या फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट सेल लेंगे, उसके बाद देखेंगे पहला जो इंटीजर होता है वो x को डिनोट करता है, दूसरा y को डिनोट करता है और तीसरा z को डिनोट करता है। तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट होना है, पहले x की डायरेक्शन में 1 यूनिट, फिर y की डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है, और z की डायरेक्शन में ये कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो y की डायरेक्शन में जहाँ पे आपको 1 यूनिट आएगा तो उस जगह पे आपका पार्टिकल प्लेस्ड होगा। ये आपके पास यूनिट सेल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से x डायरेक्शन में मैंने मूव किया, उसके बाद y डायरेक्शन में बोला इन्होंने मूव करने के लिए, ये x डायरेक्शन है, इससे मैंने x डायरेक्शन में 1 यूनिट गई, उसके बाद बोलते हैं y डायरेक्शन में मूव करना, y ऊपर है हमारे पास, तो मैंने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, खत्म हो गई 1 यूनिट, अब कहीं नहीं चलना मुझे क्योंकि z मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब मेरे पास दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, लाइन वेक्टर, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेके एक डैश डैश करके लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपका लाइन वेक्टर बन जाएगा।
तो आपको इस लाइन वेक्टर पे देखना है कि इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एक फेस बन रहा है। आप पिछला वाला फेस देखेंगे, पिछले वाले फेस का ये डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है आपके पास? डायगोनल इज इक्वल टू a√2। तो वही मैंने यहाँ पे किया। ये एक लाइन पे दो पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वेक्टर विच इज हियर डायगोनल। I write here a√2. Then this two will cancel each other. We will get linear atomic density is equal to 1 by a√2. पर मैंने आपको कहा ये आपके पास कौन सा है? सिंपल क्यूबिक सेल है, जिसके लिए हमारे पास a किसके बराबर होता है? a इज इक्वल टू 2r होता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लीनियर एटॉमिक डेंसिटी आपके पास आएगी 1/2r√2। ये आपने लिखा यहाँ पे 2r√2। अब आप इस एटॉमिक डेंसिटी को फार्मूले में फिट करवाएंगे तो आपके पास पैकिंग फैक्टर आएगा 1/2r√2 मल्टीप्लाइड बाई 2r। ये 2r इस 2r को कैंसिल करेगा, आपके पास बचेगा पैकिंग फैक्टर 1/√2, जो आपके पास 0.707 के बराबर आता है। अगर आप इसको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में निकालना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कीजिए, तो आपके पास 70% आपकी एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं BCC। देखिए BCC में हमारे पास क्या होते हैं? कॉर्नर्स पे भी एटम होंगे और सेंटर में भी एटम होगा, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, कॉर्नर्स वाले एटम्स शो नहीं करेंगे। तो एक सेंटर में है और एक ओरिजिन में है, तो आपका लाइन वेक्टर ये ऐसे करके बनेगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि आपका जो आपके नंबर ऑफ जो सेल यहाँ पे एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम ही जो ऊपर हमारे पास आए थे a/2, ठीक है, 1/a आएगा। तो उसके बाद हमारे पास देखना हमने लेंथ कितनी है। तो हम किसकी एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं? BCC की एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो BCC के लिए आपका A जो होता है वो किसके बराबर आता है? देखिए BCC के लिए आपका A जो होता है वो आता है 4/√3 r के बराबर। अब आपको ये वैल्यू जो है ये पुट करनी है इस A की जगह पे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपने पूरा फार्मूला लगाया 1/a मल्टीप्लाइड बाई 2r। ए की जगह आप पुट करेंगे वैल्यू 4/√3r। ये आपने किया और ऐसे करके आपको आगे सॉल्व करके आपके पास एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर आता है 86%। तो ये अभी तक आपने पढ़ा। तो ये टोटल थी आपके पास इन 1D एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो 1D के लिए आपको जो लीनियर एटॉमिक डेंसिटी लगेगी, और साथ में हमने कहा था कि इसके लिए हमें लेंथ ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ दैट लाइन हमें हेल्प करेगी निकालने में। इसलिए इसमें जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे और बाकी मल्टीप्लाइड बाय 2r करेंगे। तो इससे आपको क्या हुई? हेल्प हुई आपकी 1D की एफिशिएंसी निकालने में। तो नेक्स्ट करेंगे हम अब 2D की एफिशिएंसी हमने कैसे निकालनी है। 2D को लेके हम क्या करते हैं, जब भी हम 2D का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? लेंथ होनी चाहिए और ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो वो हमारे पास सिंपल प्लेन प्लेन फेसेस की होती है, प्लेन सरफेस की होती है। तो इसका मतलब हम जब भी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 2D की बात कर रहे होंगे तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हम अपने यूनिट सेल में किसी प्लेन को लेके स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब हम 2D करते हैं तो 2D के लिए हम क्या, हमें हेल्प क्या चीज़ करती है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में? हमारे एरिया। तो एरिया जो है यहाँ पे जो हम एरिया लिख रहे होंगे या वॉल्यूम लिख रहे होंगे या लेंथ लिख रहे होंगे वो किसका होगा? जितना वो जो एटॉमिक है हमारा एटम या पार्टिकल है उसका। तो हमारा एटम जो हम मोस्टली किस साइज को लेके कैसे मानते हैं, क्या शेप होती है उसकी? स्फेरिकल। तो स्फेयर का पाई r² हमारे पास एरिया होता है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम प्लेन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी होगी। प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला सेम है, जनरल फार्मूला क्या है, सेम है, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ प्लेन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ प्लेन क्या होगा, ए स्क्वायर करके कर सकते हैं आप। अब डिपेंड करता है कि आपके पास प्लेन जो है वो किस शेप में, हो सकता है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में होगा, हो सकता है ट्रायंगुलर शेप में होगा, तो डिपेंड करता है आपके पास वो भी। चलिए, आपके पास ये तो आ गया, ये क्या है हमारे पास, प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सिंपल यूनिट सेल की, या फिर हम कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। मैंने उसका एक फ्रंट सरफेस हमने ली, या फ्रंट फेस हमने लिया, जिसमें हमने ऐसे पार्टिकल दिखाए हुए हैं, इसको हम अलग करके दिखाते हैं, तो ये आपका एक फेस आ गया जो एज ए प्लेन वर्क करेगा यहाँ पे। तो ये इस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ये पार्टिकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए, एक पार्टिकल को, या आप यहाँ पे क्या सर्कल मान के चलिए, है तो ये स्फेयर, लेकिन दिख कैसा रहा है आपको, सर्कल। तो एक सर्कल में हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री कितने कितने एंगल्स मिलेंगे आपको, चार 90 डिग्री वाले एंगल्स मिल सकते हैं हम। तो हम कितना एक सरफेस को लेके कितना कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक कर रहे हैं। दैट मीन्स एक जो हमारा ये एटम है, ये उसका अपना फोर्थ हिस्सा इस फेस को दे रहा है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, टोटल हमारे पास 4 पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4 ही। तो ये यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, और साथ में हमें एरिया प्लेन का लेना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए हम क्या कहते हैं, ऑल एजेस आर सेम, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह पे ए मल्टीप्लाइड बाई ए करेंगे, जिसकी जगह आपका ए का स्क्वायर आएगा। जब हमने आपको पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन दिखाई, फेस को लेके, एजेस को लेके, कॉर्नर्स को लेके, तो वहाँ पे हमने कुछ और बताया था, यहाँ आपको कुछ और दिख रहा है। तो देखिए, इसका पूरे अच्छे से ध्यान रखना है आपको। जब आपको मैं एक दो एग्जांपल दिखाऊंगी तो वो आपको समझ आ जाएगी कंट्रीब्यूशन ये कैसे कर रहा है। आपको देखना कि कितना हिस्सा हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे करके। तो हमारे पास प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी कितना आया, 1/a का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, बिकॉज ये फोर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो मेरे पास कितना आया, 1/a का स्क्वायर। हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास a 2r के बराबर होता है। तो 2r का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आएगा, 4r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, एंड r का स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। ये आपकी प्लेनर डेंसिटी आ गई। अब इसको हमने मल्टीप्लाइड करना है बाई r स्क्वायर से, ताकि हमें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाए। तो ये आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्लेनर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास है 1/4 आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो आपके पास आएगा रिजल्ट पाई/4। पाई/4 आपके पास क्या आई, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आया। तो परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 78% आ रहा है। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 2D एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को लेकर। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने यूनिट सेल बताया आपको, उसके बाद उसका एक प्लान शो कर किया मैंने आपको, जो आपके हर यहाँ पे कॉर्नर को टच कर रहा है। तो ये आपके पास जो ट्रायंगुलर फेस है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप ले लेता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप ले लेता है क्योंकि हमारे पास यूनिट कौन सा हमने लिया है, क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है। तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा, इसलिए वो यहाँ पे लिख के बता रही हूँ मैं आपको, जो √3/4 साइड का स्क्वायर के बराबर होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। विच ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और
जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है तो ये एक फेस का डायगोनल शो हो रहा है, यहाँ पे भी निचले वाले फेस को भी ये डायगोनली टच कर रहा है और यहाँ भी डायगोनली टच कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी, एक फेस के डायगोनल के बराबर होगी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में डायगोनल निकालना भी शो किया है, एक बॉडी डायगोनल होता है, एक फेस डायगोनल होता है। तो हमारे पास फेस डायगोनल की कितनी वैल्यू आती है, a/√2। ए जो है वो आपकी यूनिट सेल की एज लेंथ होती है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास एरिया भी आया, एज लेंथ भी आ गई, ठीक है। तो अब आपको फार्मूले में फिट करवाओगे इसको। 3D को 2D को लेके आपके पास प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी आती है। हमारे पास ट्रायंगल में 3 जो कॉर्नर आ रहे हैं उन पे हमारे एटम्स प्रेजेंट है, तो लेकिन वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 1/6। वो 1/6 कैसे कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये देखिए, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास इतने आएंगे। और ये आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डाला है। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आता है 1/√3 ए का स्क्वायर। और आपके पास ए की वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो करके आपके पास पूरा प्लेनर डेंसिटी आती है 1/4√3 आर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि मैंने यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन की बात जब कही, तो कंट्रीब्यूशन हमारे प्लेन पे 1/6 कैसे बताया, ये मैंने आपको ट्रायंगल बताई। यहाँ पे ये आपकी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ऐसे करके ये है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना बन रहा होता है, हमारे पास इधर एंगल 60 का एंगल बन रहा होता है। कितना एंगल बन रहा होता है, 60 का एंगल बन रहा होता है। तो ये जो ट्रायंगल का हिस्सा कितना ले रहा है इस पार्टिकल्स में, सिर्फ 60 डिग्री ले रहा है। तो एक पार्टिकल जो हमें दिख रहा है यहाँ पे सर्कल की शेप में, तो सर्कल का कितना बताता है आपको, 360 डिग्री, ठीक है। कितना, 360 डिग्री, लेकिन ये कितना ले रहा है, सिर्फ 60। तो आप क्या बताओगे, ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 की कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो ये ऐसे करके आप देखिए, तो 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। तो आपके पास कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, 1/6 की कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो आपको कंट्रीब्यूशन लेनी आनी चाहिए। एक बार फिर से बताती हूँ, आपका एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर सकता था, अगर यहाँ ट्रायंगल के बीच में होता तो पूरा पूरा होता, मतलब 360 डिग्री जब उसका होता इस ट्रायंगल के अंदर, दैट मीन्स एक पार्टिकल इसके अंदर है। लेकिन ये कितना दे रहा है, सिर्फ 60 डिग्री दे रहा है। टोटल ये 360 डिग्री दे सकता था जब एक पार्टिकल अंदर होता, लेकिन ये 60 दे रहा है। तो दैट मीन्स आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि 36 में से कितना, सिर्फ 60। तो 60/36, 0 0 0 कैंसर, 6/36, ये 1/6 की कंट्रीब्यूशन हो रही है। वही मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 × 1/6, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्लेनर डेंसिटी 1/4√3 आर का स्क्वायर आया, इसको आप क्या करेंगे, अब यूज करेंगे हमारे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के फार्मूले में। तो ये आपके पास आया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फार्मूला। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय πr² किया। ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा π/4³ तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है π/6.8 विच इज इक्वल टू 0.46। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके 2D को लेके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगी एक प्लेन की, वो आएगी 46%। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट बचा 3D को लेके। 2D को लेके हमने प्लेन की बात कही, वो 3D को लेके अब हम बात करेंगे पूरे क्यूबिक सेल की, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 3D की ओर। तो देखो अब किसकी बारी है, 3D एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इसके लिए भी आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम, जब हम 3D की बात करेंगे तो हमें हेल्प क्या करेगी, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमें प्लेन, ये जो हमारे पास डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय ये पार्टिकल का वॉल्यूम होगा। 2D में पार्टिकल का एरिया होगा और 1D में उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे,
आप यहाँ पे देखिए ये डेनेसिटी आपने डाल दी, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r³ डाल दिया। अब ये डेनेसिटी आपको कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय कितना, आपका वॉल्यूम जितना आएगा यूनिट सेल का वो। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं आपको कि हम 3D को लेके हमेशा कंसिडर क्या करते हैं, यूनिट सेल कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर आपका ये फार्मूला आ गया कि आपका रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब आपको हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एफसीसी की एग्जांपल लेके मैं चल रही हूँ। एफसीसी के लिए मैंने हर फेस पे डाल दिए हैं। तो इसके लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, और ए आपको क्यूब, ये एज लेंथ है, और एज लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट आपके वॉल्यूम बताती है, और क्यूबिक है तो उसकी सारी एजेस लेंथ जो सेम है, इसलिए ए क्यूब आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाइड बाय करेंगे हम 4/3 पाई r³ की, लेकिन हमें एक ही जगह पे इसकी वैल्यू डालनी है। हम हमेशा, मैंने तीनों केसेस में आपको एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल की दी है, एससीसी की, और एससीसी को लेकर हमारे पास ए जो होता है 2r के बराबर होता है। तो आगे हम चलते हैं। नहीं, हम यहाँ पे एग्जांपल किसकी दी है, मैंने आपको एफसीसी की एग्जांपल दी है। एफसीसी के लिए आपका जो ए होता है वो होता है 2√2r के बराबर, ठीक है। मैं ये भी आपको अभी आगे वीडियो में बताती हूँ कि ये जो मैंने ए की वैल्यूज डाली है, कहीं पे 2r डाल रही हूँ, कहीं पे यहाँ पे 2√2r डाल रही हूँ, कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4/8√2 का हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड यहाँ पे r का क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आया डेंसिटी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2.8 मल्टीप्लाइड बाई r का क्यूब। इसको आप फिट करोगे फार्मूला ऑफ एपीएफ में, तो ये आएगा दिस वैल्यू डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r³। ये हमारे पार्टिकल का वॉल्यूम है, तो क्यूब और क्यूब कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आएगा 4 पाई/6.8। इन तीन चीज़ों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 आएगा। तो आपके पास आया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.74। अब इसको परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो आपके पास पैकिंग फैक्टर कितना आएगा, 74% आएगा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल, एज लेंथ ऑफ यूनिट एंड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप क्या कहेंगे कि अगर आपके पास ये पार्टिकल है, इसके नज़दीक जो आपका नेबर है, इस पार्टिकल के नज़दीक जो दूसरा पार्टिकल है, इन दो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो आपको डी कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आप सिर्फ 3 चीज़ों के लिए मोस्टली पूछा जाता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को लेके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेडियस को आपने आर से डिनोट किया है, एज लेंथ को ए से डिनोट किया, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को डी से डिनोट किया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट सेल, बताएंगे आप, यहाँ पे डी बताएंगे आप, ये आपका एज लेंथ होगा और ये रेडियस आर होगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट सेल आप यहाँ पे डालेंगे एससीसी, यहाँ पे फिर आएगा बीसीसी, और जो भी आएगा एससीसी आएगा तो डाल दीजिए डी, ए और आर करके, ठीक है। तो फिर दूसरा जो आ गया यूनिट सेल वो उसका नाम, फिर यहाँ पे डी, ए और आर करके, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट सेल बताया तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी एस सी सी, दूसरा डाल दूंगी मैं यहाँ पे बी सी सी, और तीसरा डालूंगी मैं एफ सी सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डी डालना है, डी, और ये क्या है ए और आर। तो आप तीनों को लेके चलिए, डी, ए और आर करके, फिर बी सी सी के लिए भी डी, ए और आर करके चलिए, और एफ सी सी के लिए भी डी, ए और आर लेके चलिए। तो ये क्या बना, डी ए आर। आप इसको एज ए हिंट लेंगे, डर, ट्रिक, ये ट्रिक है, ट्रिक से आपको आसानी से याद रहेगा। तो आप याद कीजिए कि आपको डर बनाना है, डी ए आर, डी ए आर, डी ए आर। अब आप क्या करोगे, इनको तीनों, इन सबको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ऐसे करके डिवाइड करोगे, किससे, 2, 2, 1 से। हर लाइन में आपको डिवाइड करना है 2, 2, 1 से, 2, 2, 1 से।
ये आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ भी आपको नहीं छेड़ना है और इस पोर्शन में भी आपको नहीं छेड़ना है। आपको सिर्फ कौन कौन से पोर्शन को छेड़ना है, सिर्फ आपको छेड़ना है बीसीसी के लिए ए के पोर्शन को और एफसीसी के लिए ए के पोर्शन को छेड़ना है। इस टाइम पे आपको इसको आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाइड करोगे डिनोमिनेटर को 2/√3 से, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ √2 से। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये ए जो है ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये √3 ऊपर आएगा, आपके पास बनेगा √3a/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो आपके पास बीसीसी का ए जो आया, ये ए वाले इसमें क्या आ गया आपके पास, √3a/4। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बीसीसी के लिए आपके पास, बीसीसी के लिए आपके पास जैसे डी है 1/2 और आपके पास दूसरा है √3a/4। तो आप मुझे बताइए डी फॉर बीसीसी क्या है। तो आपको डी अगर कैलकुलेट करना है तो ये 2 यहाँ पे ले लीजिए, डी आपके पास बचेगा 3/4a, और यहाँ पे आपने ये 2 ले लिया, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, आपके पास डी आएगा √3a/2। ये आपके क्या आई, डी की वैल्यू आई, ठीक है, किसके लिए, बीसीसी के लिए। अगर वैसे ही आपने क्या करना है, ए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए को यहाँ पे रखेंगे, ये 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा 4d/2 √3, ठीक है। ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, तो आपके पास आएगा 2d/√3। ये वैल्यू आपके पास एक ही आएगी। वैसे ही अगर आपने बीसीसी के लिए अगर आपको क्या करना है, आर की स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, बीसीसी के लिए क्या है आपके पास, ए, बीसीसी के लिए आपको क्या करना है, ए आपके पास √3a/4 है। आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करें आप इसको, ये सब क्या है, बराबर में है, ये क्या है, इक्वल है सब, ये इक्वल में है। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू r/1 है, तो आप इसको सिंपली r मान के चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए आपके पास आएगा r मल्टीप्लाइड बाई 4/√3, ठीक है। बीसीसी के लिए आपके पास ये आया। तो एफसीसी के लिए आपको करना है ए और आर का रिलेशन। तो देखिए क्या करोगे, एफसीसी के लिए आपके पास ए कितना है, ए है आपके पास 2√2 और आर तो सबके लिए ये है। तो अब आपको ए निकालना है, तो ए यहाँ पे और ये इसका डिनोमिनेटर इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 2√2 आर करके, ठीक है। ये आपका किसके लिए आया, एफसीसी के लिए आया। वैसे ही एससीसी के लिए आपको अगर आर निकालना है, एस एससीसी के लिए आपके पास a/2 इज इक्वल टू आर है, तो आप ए निकालोगे 2r करके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया आपको रिलेशंस कैसे निकालने हैं, मैं आपको अभी सिंपल टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आया एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, डी/2 और यहाँ पे ए, तो सबको क्या करना है, पहले वाले को DAR लिखो, फिर डिवाइड बाई 2 करके करो, और ये आपके पास आएगा D/2 इज इक्वल टू a/2, तो आप D इज इक्वल टू ए आएगा आपका एससीसी के लिए। वैसे D/2 इज इक्वल टू √3a/4, तो आप D निकालोगे, तो आपके पास D कितना आएगा, √3a/2 के बराबर आएगा। वैसे करके अब आपको इसको क्या करना है, आप इसको ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या याद रखेंगे आप इसको, डर DAR, और उसके बाद उसको डर को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। डर को आप क्या करोगे, डिवाइड 2 से। उसके बाद सिर्फ आपको बीसीसी के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2/√3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और इसको एफसीसी के इसको a/2 को डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप आराम से कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो इन 3 यूनिट सेल्स के लिए। अब हम करेंगे रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो में हम क्या लेके चलते हैं,
रेडियस रेशियो में हम कटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो लेते हैं। अगर ये रेशियो आपके पास ये मोस्टली आपके पास 1 से कम ही आता है, या 1 या 1 से कम आता है, और इस रेशियो की हेल्प से हम क्या पता करते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं। या ऐसा होता है कि आपके पास रेडियस रेशियो दिया हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन पता कर सकते हैं या फिर रेडियस ऑफ एनायन पता कर सकते हैं। तो मैंने अभी टेब्यूलेटेड फॉर्म में आपको बता दिया है कि कहाँ से कहाँ पे जो रेंज करेगा आपका रेडियस रेशियो, तो आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर रेडियस रेशियो बताया है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है। जिससे अगर आपका रेडियस रेशियो रेंज करेगा 0.155 से 0.225 के बीच, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा आपके उस कंपाउंड का। उसके बाद अगर आपका रेडियस रेशियो जो है 0.225 से 0.414 के बीच आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होगा। वैसे ही अगर आपका रेडियस रेशियो 4.14 से है 0.732 तक के बीच में, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और स्ट्रक्चर ओक्टाहेड्रल है। और लास्ट आपका है अगर रेशियो 0.732 से 1 के बीच है, तो कोऑर्डिनेशन आपका 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। और क्यूबिक में कौन सा, मोस्टली BCC। तो ये 4 आपको वैल्यूज याद रखनी है। आसानी है, 0.115 से 225 याद रहा तो फिर आपको ऐसे करके ये करना है, और ये नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड इसका नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये <<1 रहता है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स आपके लिए बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।